नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। एक सुबह मामूल के हिसाब से बच्चों को स्कूल भेजा, अद्वैत ऑफिस के लिए निकले तो मैं दरवाजे पर खड़ी काफ़ी देर सोचती रही। घर बिल्कुल खाली था, किचन साफ, लॉन की घास तराशी जा चुकी थी, अलमारी सही ढंग से रखी और मैं अजीब से खाली सच में थी। मैंने अपने आप से कहा, आबा आज कुछ अलग करना है, शॉपिंग चलो। ड्राइवर को आवाज़ दी, गाड़ी निकालो तो शॉपिंग पर जाना है। वो बोला, जी मैडम, थोड़ा मौसम बदल रहा है, कहीं बारिश नहीं हो जाए। मैंने कहा, बारिश हो भी गई तो दिल का मौसम बदला हुआ है ना, तो हम चलेंगे। हम घर से निकले, आसमान हल्का सा काला हो रहा था, पर वो मुझे अच्छा लगा। गाड़ी शहर की उन सड़कों पर चल रही थी जहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता था। मैंने मोबाइल से पुरानी तस्वीरें देखना शुरू किया तो हंसी भी आ गई। फिर अचानक गाड़ी ने झटका खाया। ड्राइवर फौरन रुका और पीछे झुककर कुछ देखने लगा। मैं गाड़ी में बैठी रही, पर जब काफ़ी देर गुजर गई तो बाहर निकली। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैडम जी, लगता है कुछ मसला हो गया है, शायद गाड़ी वर्कशॉप पर ले जानी पड़े, यहीं से हो जाए तो करवा लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम ले जाओ, मैं इधर से टैक्सी कर लेती हूँ, बाजार पास ही है। मैंने गाड़ी से छोटा पर्स निकाला और सड़क के किनारे आके खड़ी हो गई। हल्की सी हवा चल रही थी। कुछ पल गुजरे पर कोई टैक्सी नजर नहीं आई। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने सड़क से दूसरी तरफ एक बड़ा सा पुराना सफ़ेद बंगला दिखाई दिया। गेट जंग खाया हुआ था, लॉन वीरान सा, जैसे कई सालों से वहाँ कोई आया ही नहीं। पर मेरी नजरें उस बंगले पर नहीं, उसके सामने बैठे के आदमी पर जम गई। वो बूढ़ा आदमी था जिसके पुराने फटे कपड़े थे, हाथ में एक छोटा सा प्याला रखा हुआ था, आंखें बंद, बस होठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहे हों या खुद बात कर रहे हों। मैंने एक कदम बढ़ाया। फकीर अजीब सा सुकून लिए हुए बैठा था, ना कुछ मांग रहा था, ना किसी को देख रहा था। मैंने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करी कि ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख नहीं रहा, पर फिर भी मुझे जानता है। एक नौजवान मेरे पास आकर बोला, मैडम, आप यहीं खड़ी हैं, कहीं जाना है तो मैं रिक्शा बुला देता हूँ। मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं रिक्शे का ही वेट कर रही हूँ। उसने मेरी नज़र का पीछा किया और कहा, आप उस बूढ़े को देख रही हैं ना? मैंने चौंक कर पूछा, हाँ, तुम जानते हो उसे? वो हंसने लगा, बोला, यह पागल है मैडम, कई सालों से यहीं बैठा रहता है, कोई सवाल नहीं करता, ना कुछ बोलता है। सब कहते हैं किसी जमाने में एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन फिर ऐसा गिरा कि सड़क पर ही आ गया। अब बस चुपचाप बैठा रहता है, जैसे कोई सजा काट रहा हो। मैंने एक बार सोचा, फिर मुंह से एकदम निकला, सजा? वो लड़का बोला, जी, लोग कहते हैं कि इसने बहुत जुल्म किए हैं, अब इसी का अंजाम ऊपर वाला इसको दे रहा है। वैसे भी ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है ना। मैं कुछ देर और खड़ी रही। बंगले की दीवार पर किसी के नाम की नेम प्लेट लगी थी, पर उस पर लिखा हुआ नाम नहीं दिखा। धूल उस पर बुरी तरह से जम चुकी थी। मैंने दोबारा फकीर को देखा, आंखें अभी भी बंद और होठ वैसे ही हिल रहे थे। रिक्शा आया तो मैंने बैठने से पहले आखिर बार मुड़कर फकीर को देखा। न जाने क्यों दिल चाहा कुछ देने को, पर मेरा हाथ खुद रुक गया। शायद उसकी खामोशी ने मुझे रोक लिया। बाजार गई तो दिल वहीं रह गया। कपड़े देखने लगी पर पसंद नहीं आए। जूते उठाकर देखे पर वह भी वापस रख दिए। दिल इतना बेचैन था कि दुकानों की चमक धमक मुझे बिल्कुल बेकार लगने लगी। घर वापस आकर मैं सोफे पर बैठ गई। बच्चे अब स्कूल से आ चुके थे, अद्वैत भी आ गए। उनसे बातचीत हुई, पर मेरा ध्यान बार बार उस बूढ़े की तरफ जा रहा था। रात खाने के बाद अद्वैत ने पूछा, क्या बात है आबा, कुछ चुप चुप हो? मैंने कहा, आज एक अजीब वाकया हुआ। मैंने अद्वैत को बंगले और फकीर के बारे में बताया। उसने गौर से सुना, फिर कुछ ही लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या वो सफ़ेद बंगला उस रोड पर था जहाँ पुरानी फैक्ट्री थी? मैंने चौंक कर सर हिलाया। हाँ, वही, तुम जानते हो उसे? अद्वैत ने एक अजीब सांस ली और बोला, शायद जानता हूँ, लेकिन अभी नहीं।
तुम बस यह समझ लो कि कुछ चेहरे वो होते हैं जिन्हें वक्त खुद मिटा देता है, और कुछ वो जो अपनी सजा खुद काटते हैं। उनकी बातों ने मुझे और ज्यादा उलझा दिया, पर मैं खामोश रही। मेरा नाम आबा है। मैं एक सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। सुबह जब आंख खुलती है तो मेरे दो छोटे बच्चे मेरी बाहों में समाये होते हैं और किचन में अद्वेश की आवाज आ रही होती है। अब्बा, चाय बन गई है, जल्दी से आ जाओ वरना ठंडी हो जाएगी। मैं अक्सर सोचती थी कि जिंदगी ने मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर दी है। एक हैंडसम मेहनती पति, दो प्यारे से बच्चे और एक घर जहाँ हंसी गूंजती है। पर मेरे दिल के किसी कोने में वो पुरानी यादें आज भी जिंदा हैं जो बचपन से मेरे साथ चल रही थी। मैंने अपनी माँ को बहुत कमजोर पर बहुत ज्यादा मजबूत देखा। मम्मी दिन रात मेहनत करती थी, सिलाई करती थी, कभी ट्यूशन देती, कभी मोहल्ले के घरों में जाकर काम करती। वो कहती थी, आबा, तेरे पापा की कमी में तेरे सपनों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैंने उनके चेहरे पर कभी कमजोरी नहीं देखी, सिर्फ हिम्मत देखी। मैं शायद अपनी माँ की आंखों की रोशनी थी और वो मेरे हौसले का सहारा। वक्त गुजरता गया, मैं पढ़ती गई। फिर वो दिन भी आया जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची। नई दुनिया, नए लोग, एक नया माहौल। वहीं मेरी जिंदगी में वह आदमी आया जिसने मेरे दिल के दरवाजे को इतनी खामोशी से खोला कि मुझे खबर भी नहीं हुई। अद्वेश। अद्वेश मेरे सीनियर थे। पहली बार लाइब्रेरी में देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में चमक। मैंने पलटकर दोबारा देखा था। वो अक्सर मेरे नोट्स की तारीफ करते, कभी कोई किताब सजेस्ट करते, कभी यूं ही हेलो कर लेते, तो उसी से बात शुरू हो जाती। वो मुझसे कहते, आपकी बातों में एक खामोशी है आबा जो सुनाई देती है। मैं चौंक गई, पर फिर वह बात मेरे अंदर उतर गई। हम दोस्त बने, फिर वह दोस्ती कुछ और बनने लगी। मैंने खुद को बदलता हुआ महसूस किया। मेरी तन्हाई में वह शामिल होने लगा था। मम्मी को मैंने बताया, वो चुप रही, बस इतना कहा, अच्छा लड़का लगता है, पर बेटियां अपना फ्यूचर खुद बनाती है, किसी के सहारे जिंदगी को नहीं बदलते, बस एक साथ चलने वाला साथी होता है। उनका अंदाज हमेशा मेरी भलाई के लिए ही होता था, सख्ती नहीं। फिर वह दिन आया जब अद्वेश ने मेरे सामने बैठकर कहा, आभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी माँ के पास रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने कुछ देर खामोशी के बाद हाँ में सर हिलाया। बस वो पल मेरी जिंदगी का मोड़ दूसरी तरफ ले गया। डिग्री पूरी होते ही अद्वेश अपने मम्मी पापा और बहन के साथ रिश्ता लेकर आ गए। मेरी मम्मी ने खामोशी से सुना, कुछ सवाल किया और फिर हाँ कर दिया। अद्वेश की फैमिली छोटी थी, उसकी मम्मी पापा और एक बड़ी बहन जो शादीशुदा थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं। शादी एक छोटे से हॉल में हुई थी। मेरे हाथों में मेहंदी थी, पर दिल में मेरे मम्मी पापा के सपनों की खुशबू भी थी। शादी के बाद सब कुछ नए अंदाज में शुरू हुआ, पर अद्वेश का प्यार वही रहा जो यूनिवर्सिटी के बीच पर बैठे लड़कों में था। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अजनबी घर में आ गई हूँ। और जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ, जैसे हमारा प्यार एक और रंग दुनिया में ले आया। अद्वेश ने बच्चे को गोद में प्यार से उठाया, उसके माथे को चूमा और कहा, यह भी तुम्हारी तरह मजबूत होगा। फिर दूसरा बच्चा हुआ। हम दोनों के बीच जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, वह अब माँ बाप बनकर और गहरा हो गया। जिंदगी खुशहाल थी। दिन कामों में, रात कहानियों में गुजर जाते। कभी कभी बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती, मम्मी के साथ वो छोटा सा कमरा, वो खिड़की जिसके पास सपने रखे हुए थे। मैं अद्वेश को कहानियाँ सुनाती, मम्मी की कुर्बानियाँ, उनकी आंखों में बनी उम्मीदें। वो सुनकर कहता, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे मिली हो। तुम्हारे अंदर जो सब्र है वह कहीं नहीं मिलता। ऐसी बातों में हम रातों को जागते, कभी हंसते, कभी खामोश हो जाते। एक पूरी तस्वीर थी जिसमें कुछ भी अधूरा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे सुकून भरे दिन एक अजनबी की खामोशी से हिल जाएंगे। उस वाक़ये की अगली सुबह नाश्ते के बीच भी मेरे ख्यालों में वही बूढ़ा फकीर और सफ़ेद बंगला घूम रहा था। बच्चों के शोर और अद्वेश की बातों में दिल नहीं लगा।
मैंने अद्वेश को ऑफिस भेजा, बच्चों को स्कूल और थोड़ी देर सोफे पर बैठकर खुद को समझाने की कोशिश की। शायद यह सब एक इत्तेफाक था, पर दिल ने कहा नहीं, कुछ है जो मुझे खींच रहा है। 11:30 बजे के करीब मैंने चादर ली, गाड़ी निकलवाई और उसी रोड पर जा पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। वह फकीर आज भी वहीं बैठा हुआ था, जैसे कल से 1 इंच भी नहीं हिला। आंखें बंद, चेहरे पर वही सुकून। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंची। वह बहुत अलग नजर आता था, जैसे वह इस दुनिया का ही न हो। मैंने नरमी से कहा, बाबा जी। कोई जवाब नहीं आया। फिर झुककर कहा, कुछ चाहिए? खामोश। मैं थोड़ा और करीब हो गई। उसके हाथ सख्त और नाखून सुर्ख थे, जैसे सालों की सजा उनके ऊपर से गुजर गई हो। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आकर रुका, पैंट शर्ट में, हाथ में छोटा थैला। उसने फकीर की तरफ देखा, फिर मुझे। मैडम जी, इस बूढ़े से बात मत कीजिए। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वह गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि यह जवाब नहीं देगा, बोलता ही नहीं किसी से। कब से है यह? कई साल हो गए। रोज यहाँ आता है, बैठता है, रात को चला जाता है, सुबह फिर आ जाता है। पर ऐसा क्यों करता है? वह कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, यह आदमी कभी शहर का बादशाह हुआ करता था। इसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, इज्जत, या शायद सिर्फ डर। लोग इसके नाम से कांपते थे। लेकिन फिर ऐसा गिरा कि कोई इसे पहचानने तक को तैयार नहीं। कौन था ये? मैंने पूछा। आदि, उसने कहा। मेरे कदम वही जम गए। यह नाम अद्वैस ने भी कल रात लिया था। अब जब किसी और की जुबान से वही नाम सुना तो दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी। क्या वही आदि? मैंने पूछा। हाँ, वही, जो मजदूरों को सैलरी नहीं देता था, झूठे केस करवा था, जमीन हत्या लेता था, जिसके नाम से लोग रास्ता बदल लेते थे। वही आदि जो अब सड़क के किनारे बैठा है। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वही चेहरा था, पर अब जैसे वक्त ने उसे साया बना दिया हो। क्या कुछ खाता पीता है? कभी कोई दे दे तो खा लेता है, नहीं तो यूं ही बैठा रहता है। रात को उठकर चला जाता है, कोई नहीं जानता कहाँ। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, मैडम जी, शॉपिंग नहीं करनी? नहीं, घर लेकर चलो। रास्ते में मैंने गूगल पर आदि सर्च किया। बहुत पुरानी खबरें सामने आई। कंपनियों के स्टैंडर्ड, कोर्ट केस, मजदूरों की हड़तालें, जमीन विवाद। घर पहुंची, चादर उतारी, बेड पर बैठ गई। दिल में हलचल थी। वो फकीर, वो आदि, और मैं एक आम औरत। आखिर मेरा दिल क्यों उसकी तरफ खींच रहा था? रात को अद्वैस के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। टीवी ऑन था, लेकिन आवाज बंद। दोनों चाय के कप लिए खामोश। अद्वैस ने पूछा, आज भी कुछ बेचैन लग रही हो? क्या बात है? मैंने कहा, आज मैं दोबारा उसी बंगले के सामने गई थी, फिर वही फकीर मिला। उसने पूछा, हाँ, और आज मैंने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश भी की। तुम जानती हो कौन है वह? मैंने कहा, हाँ, आदि। अद्वैस के चेहरे पर हैरत और संजीदगी फैल गई। किसने बताया तुम्हें? एक राहगीर। फिर अद्वैस ने गहरी सांस ली और बोला, वो आदमी राक्षस बन गया था। मेरे पापा उसके यहाँ काम करते थे। बताते थे कि उसके हर हुक्म पर जमीन बिकती थी और लोग गायब हो जाते थे। फिर एक हादसे में एक फैक्ट्री मजदूर मारा गया। उसकी पत्नी ने मीडिया के सामने आकर सब सच बता दिया। वहीं से सब शुरू हुआ, मुकदमे, मीडिया, स्कैंडल्स। उसका साम्राज्य गिर गया। फिर मैंने पूछा, फिर उसे 10 साल की जेल हुई, और जब बाहर आया वो बंगला भी सरकारी हो चुका था। अब वहीं आकर बैठता है जैसे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा हो। उसका परिवार? मैंने पूछा। एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी भाग गई, छोटी ने शादी के बाद सुसाइड कर लिया। बेटा सब छोड़कर चला गया। रात को जब सब सो गए तो मैंने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें मम्मी की कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर में माँ उस आदमी के साथ खड़ी थी। उस आदमी की आंखें, चेहरा, वही फकीर। मैंने तस्वीर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तो यह सच है? माँ ने कभी शुरू से कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि वह ऐसी जिंदगी से आई है जिसे पीछे छोड़ देना ही बेहतर है।
मैंने उनसे कभी सवाल नहीं करा क्योंकि माँ की खामोशी सवालों से ज़्यादा बोलती थी। जब मैंने माँ की तस्वीर देखी जिसमें वह उस बूढ़े के साथ खड़ी हुई थी, मेरे हाथ कंपकपा गए। मेरी माँ वो आदि की बेटी थी। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी अपने गुजरे हुए कल को मेरे सामने एक धुंधला सा पर्दा बनाए रखा, जिसके पीछे की सच्चाई में आज पहली बार झांक रही थी। अगले दिन सुबह के वक्त मैंने अद्वैत से कहा, मुझे कुछ और जानना था उस बूढ़े के बारे में। अद्वैत ने हैरत से मुझे देखा, फिर खामोशी से बैठ गया, जैसे पहले से ही तैयार था। उसने कहा, आबा, उसकी कहानी सुनी है पर पूरी नहीं। कुछ बातें ऑफिस के एक पुराने कलीग से पता चली थी जो कि उसके खानदान के करीब का था। अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने सर हिलाया। अद्वैत ने बात शुरू कर दी। आदि सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो पावर का आदी हो गया था। शुरू में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाया करता मेहनती था, लेकिन जब पैसा आने लगा तो इंसानियत उसके अंदर से निकलती चली गई। मैंने पूछा, कैसे? अद्वैत ने कहा, वह जमीन को खरीदता पर कीमत नहीं देता। कभी झूठे कागज, कभी केस में फंसा कर उनको जेल भिजवा देता। एक बूढ़ी विधवा औरत की जमीन पर कब्जा भी किया था। उसका छोटा सा घर गिराकर फैक्ट्री बनवा दी। लोग कहते हैं वह औरत फैक्ट्री के सामने रोज बैठकर उसको बद्दुआ देती रही कि यह दौलत तुझे खा जाएगी, तूने मेरा घर उजाड़ा है, ऊपर वाला तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा। और वो यह सुनकर बस हंसता था जोर जोर से। मैंने कहा, तो क्या पुलिस कुछ नहीं करती थी? उसने जवाब दिया, हाँ करती थी। वही तो उसकी असली ताकत थी कि पुलिस, वकील, यहाँ तक कि कुछ रियासत के लोग भी उसके साथ थे, उसकी जेब में थे। उसने मीडिया तक को खरीद रखा था। एक बार एक रिपोर्टर ने उसके खिलाफ खबर दी तो अगले दिन उस पर झूठा केस डालकर नौकरी से निकलवा दिया गया। मैं चुप बैठी सुनती रही। अद्वैत आगे बोला कि वह बहुत सी औरतों के साथ मिला करता था, उनसे नाजायज ताल्लुक बनाए रखे थे। नौजवान लड़कियां, बेसहारा औरतें, नौकरी की तलाश में विधवा औरतें, सब उसकी हवस का शिकार बनती रही। मैंने कहा, और वह लोग खामोश रहे? उसने बताया, खामोशी ही उनकी मजबूरी बन गई थी। जो बोलता उसको गायब कर दिया जाता था या फिर बर्बाद कर दिया जाता था। आदि ने लोगों के घरों के चिराग बुझाए, उनके आशीर्वादों को कदमों तले रोन दिया था। वह मजदूरों की सैलरी को रोकता, सैलरी दिए बिना काम करवाता, और अगर कोई मर गया तो लाश को फैक्ट्री के पीछे छोड़ देता। मैंने धीरे से पूछा, कौन उसे इंसान कहता था? इंसान नहीं, दरिंदा। लोग उससे डरते थे और उसके जाने पर शुक्र करते, लेकिन वह खुद को गॉड समझने लगा था। मैंने पल भर की खामोशी के बाद कहा, तो फिर भी उसके पास लोग रहते थे मौके पर जो उसके फायदे में थे। उसने कहा, वही उनके साथ थे। जब फायदा खत्म तो सबने आंखें फेर ली। मैंने अद्वैत को गौर से देखा। तुम्हारे कलीग ने यह सब बताया? वो बोला, हाँ, उसके मामा उस आदमी के पड़ोसी थे। उन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। एक बार बताया कि उसने अपनी सालगिरह पर एक गरीब फैमिली की जमीन पर जबरदस्ती पार्टी करी। वो जमीन पर खेती करते थे जो उनकी इस कमाई का जरिया था। जब उस बूढ़े किसान ने हड़ताल करी तो उसके बच्चों पर मुकदमे बनवा दिए। मैंने बेड के किनारे पर हाथ रखा, दिल जैसे सुन्न हो गया हो। यह सब सुनने के बाद सोचती हूँ कि मेरी माँ उस दुनिया से फरार क्यों हुई। अब समझ आता है। अद्वैत ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शायद मेरी आंखों में उसे वही जवाब नजर आ गया था जिसे मैं खुद कन्विंस नहीं कर पा रही थी। कमरे की खामोशी में बैठे मुझे कई घंटे गुजर गए। अलमारी के निचले हिस्से में छिपी पुरानी फाइल, माँ की तस्वीर और कुछ खत, सब कुछ मेरे सामने थे। मैंने एक बार पुराना कागज खोला जिस पर माँ के हाथ का लिखा एक नोट था। आबा, कुछ जख्म दिखाने के नहीं, बस छिपाने के लिए होते हैं। उनकी यह बात दिमाग में घूमती रही और पूरी रात मेरी नींद छीन ली। मैंने दोबारा अद्वैत से बात करने का सोचा, पर इस बार एक नए सवाल के साथ। शाम को जब वह वापस आया तो मैंने सीधा कहा, क्या तुम्हें उनकी बेटी का कुछ पता है? अद्वैत चौंक गया, तो फिर गौर से मेरी तरफ आंखों में देखा तो बोला, आबा, तुम यह सब क्यों जानना चाहती हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे एक तस्वीर थमा दी। वह माँ की और आदि की थी। अद्वैत ने तस्वीर पकड़कर कहा, यह?
यह मेरी माँ थी, मैंने धीरे से कहा। अद्वैस ने गहरी सांस ली। तुमने कभी बताया नहीं, क्योंकि माँ ने खुद कभी मुझे नहीं बताया। बस एक बार कहा था कि वह एक ऐसी जगह से आई है जहाँ बेटी होना जुर्म था। अद्वैस ने सोफे पर बैठते हुए कहा। फिर सुनो, जो सुनना है मैं बताता हूँ। अद्वैस ने बताया। आदि ने अपनी बेटियों को हमेशा कैद में रखा, उनकी पढ़ाई बंद करा दी और किसी से दोस्ती भी नहीं रखने दी था। बाहर निकलना तो जैसे उनके लिए गुनाह था। बड़ी बेटी बहुत खामोश थी, लेकिन बगावत उसके अंदर पल रही थी। मैं सर झुकाए सुनती रही। अद्वैस बोला, आदि ने अपनी बड़ी बेटी आरुषि की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो उम्र में उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा था। उसका अपना भी गुजरा हुआ एक कल था। उनकी बेटी ने मना किया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, पर आदि ने सुना ही नहीं। शायद शादी के कुछ दिन पहले वह घर से गायब हो गई थी। एक नौकरानी की मदद से निकलने में कामयाब हुई। सब कुछ छोड़कर निकल गई। नाम, घर, खानदान सब पीछे रह गया। मैंने धीरे से पूछा, फिर वह कहाँ गई? एक छोटे कस्बे में, जहाँ एक आदमी तनुज से उसकी मुलाकात हुई। वह एक बहुत धार्मिक सा इंसान था, तो उसने उस लड़की की हकीकत पता चली तो उसे शादी की ऑफर करी। इज्जत के साथ उसको कई दिनों के बाद पहली बार कही। मेरी आंखों में वह मंजर घूमने लगा जो कभी देखा नहीं था, पर अब महसूस हो रहा था मेरी माँ जिंदगी की जंग लड़कर कितने अनजाने कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर रही थी। अद्वैस ने और बताया कि आदि पागल हो गया था जब उसकी बेटी खो गई। उसके जाने के बाद बेटी के भाग जाने को उसने अपनी बेइज्जती समझा और बदला लिया। छोटी बेटी, जो एक नरम व्यवहार वाली लड़की थी, उससे भी ज्यादा कमजोर। आदि ने वही पुराना रिश्ता उस पर थोप दिया, वही बूढ़ा, वही जालिम। मैंने हल्की आवाज में कहा, उनकी शादी हो गई थी? वो बोला, हाँ, और सिर्फ 3 दिन बाद ही उस लड़की की लाश मिली। उसने सुसाइड कर ली। यह सुनकर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने वह सुना जिसे मैंने कभी जाना भी नहीं, बस एक साया बनकर मेरे खून में मौजूद रही। अद्वैस ने अफसोस से कहा, किसी ने आदि से सवाल नहीं किया। उसने अपनी छोटी बेटी के मरने पर अफसोस का एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने अपनी माँ की एक तस्वीर उठाई जिसमें वह मेरे साथ बैठी हुई हंस रही थी। वह हंसी अब समझ आई, वो छीन कर लाई थी, छीनी हुई खुशी। फिर आदि को कुछ फर्क नहीं पड़ा छोटी बेटी की मौत से। मैंने पूछा तो जवाब मिला, कुछ नहीं। उसने कहा, जो कमजोर है वह दुनिया में जीने लायक ही नहीं, और फिर अपनी दुनिया में बिजी हो गया। मेरी माँ ने जो खामोशी अपना रखी थी अब उसकी तह खोले जा रही थी। मैं अब आभा नहीं, उस बूढ़े की नवासी थी और उनकी पहली लड़की आरुषि की बेटी, जिसने सब्र के खिलाफ आवाज उठाई। और अब मैं उस खामोश जंग की वारिस थी। जिस वक्त मैं अपनी माँ की कहानी के टुकड़ों को जोड़ रही थी, एक और किरदार धीरे धीरे सामने आया। मेरे मम्मी के भाई, यानी कि उस बूढ़े का बेटा आर्यन, और शायद उसकी दुनिया का वह आखिरी इंसान जिसके अंदर का ज़मीर अभी भी जिंदा था। मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश करी और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अद्वैस से मैंने पूछा, वह कैसा था? क्या वह भी अपने बाप की तरह था? अद्वैस ने ना में सिर हिलाया। नहीं, वह बिल्कुल अलग था। वह शायद आदि की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। मैं खामोश रही और अद्वैस ने बात आगे बढ़ाई। वह लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आर्ट्स में दिलचस्पी थी और सभी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन आदि के लिए यह सब बेकार था। उसका मानना था कि बेटा वही होता है जो बाप के नक्शे कदम पर चले, बिजनेस सीख ले, समझे और सख्त हो। लेकिन आर्यन ने कभी उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करी। वह अक्सर अपने बाप से कहता कि पापा, आप लोगों के साथ बुरा करते हैं, मेहनत करने वालों को इज्जत देनी चाहिए, यही असल कामयाबी है। आदि ऐसी बातों को कमजोरी समझता था। उसने अपने बेटे के साथ कई बार महफिलों में सख्ती से बात करी, सबके सामने उसे नीचा दिखाया। एक बार आदि ने बिजनेस डील के लिए एक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया। उसके बेटे को जब पता चला तो वह सीधा अपने बाप के कमरे में गया। यह आप क्या कर रहे हैं? एक विधवा औरत की जमीन छीन रहे हैं? यह जुल्म है पापा।
आप जमीन छीन रहे हैं। उसने कहा, जिस दुनिया में हम जीते हैं वहाँ रहम करने वाले भिखारी बनते हैं। पर आर्यन ने कहा, फिर मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आदि ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर निकल जा मेरे घर से। मेरे नाम पर अगर तूने किसी से बात करी तो तुझे भी वही अंजाम मिलेगा जो मेरे दुश्मनों का हुआ करता है। उसी दिन उसके बेटे ने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे घर से निकल गया। उसने कोई पैसा नहीं लिया, ना किसी जायदाद का हिस्सा। वह अपनी माँ के पास भी नहीं गया, क्योंकि वह भी आदि के साए से दूर जा चुकी थी। मैंने अद्वैत से पूछा, फिर वह कहाँ गया, क्या किया उसने? अद्वैत ने बताया, सालों तक कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया था। फिर एक दिन खबर आई कि वह एक अनाथ आश्रम में काम कर रहा है। ना सैलरी लेता है, ना किसी से मदद मांगता है। खुद सफाई करता है, बच्चों को पढ़ाता है, खाना पकाता है। मैंने सर झुका लिया। उस लड़के की तस्वीर भी मेरे ख्याल में बनने लगी। एक ऐसा इंसान जो जुल्म के बीच में पैदा हुआ पर रोशनी की समझ से निकला। इधर आदि की कहानी उल्टी दिशा में जा रही थी। उस लड़के के जाने के बाद उनके अंदर एक चीज तो जरूर पैदा हुई, पर वह उसे अपने ईगो के नीचे दबा गए। एक बार उनके करीबी बिजनेस पार्टनर ने कहा, आदि साहब, बेटा हाथ से निकल गया है, अब कम से कम कंपनी संभालने दीजिए। आदि ने जवाब दिया, बेटे जज्बाती होते हैं, कारोबार में जज्बात की जगह नहीं। पर वह नहीं जानता था कि यही जज्बात एक दिन उसकी बुनियाद हिला देंगे। उसके बेटे के बाद आदि का खानदान बिल्कुल बिखर गया। पत्नी भी तलाक लेकर जा चुकी थी। बिजनेस में भी फर्क आने लगा। वफादार नौकर जो उसके बेटे को पसंद करते थे, धीरे धीरे नौकरी छोड़ने लगे। मैंने अद्वैत से पूछा, उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है? वो बोला, शायद हुआ होगा, पर वह मानने वाला नहीं था। इसके लिए यह एहसास भी एक कमजोरी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर आदमी का एक वक्त होता है। उसका भी वक्त शुरू हो चुका था। यह सब सुनते हुए मुझे बार बार ख्याल आ रहा था, मामा ने उनके लिए भी आवाज उठाई हुई होगी। शायद वह मम्मी के जाने के बाद बहुत कुछ समझ गए हों, पर वह खामोशी से सहते रहे, सिर्फ उस पल के इंतजार में जब वह खुद को आजाद कर सके। मैंने सोचा, अगर कभी उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनको बताऊंगी कि मेरी माँ ने उन पर कितना गर्व किया था, चाहे वह कभी नाम लेकर तो न कह सकी हो। और यह वही रोशनी जो उन्होंने छीनी, वही आज रास्ते को भी रोशन कर रही थी। अद्वैत के साथ बैठे हुए मैं अपनी माँ की कहानी सुनते सुनते मेरी सोच का दायरा भी तेजी से फैलता जा रहा था, जैसे वक्त की रोशनी की तरफ जा रहा था। आदि भी तेजी से अंधेरे में डूबता चला गया, और यही जगह थी जहां उनकी जिंदगी के जो सुराग, यानी कि बर्बादी शुरू हो गई। अद्वैत ने जैसे मेरे मन के ख्याल को पढ़ लिया हो, वो बोल पड़ा, उनके बेटे के जाने के बाद आदि के लिए पहली बार चीजें हाथ से निकलना शुरू हुई। उस वक्त लगा कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैं, लेकिन असल में वह अंजाम की शुरुआत थी। वहीं जहां मजदूरों ने कई बार हड़ताल करी थी, इस फैक्ट्री में एक दिन खतरनाक केमिकल लीक हुआ और 3 मजदूर झुलस कर मर गए। 1 महीने पहले ही उसको खरीदारी का फंड मिल गया था, पर वह सारा पैसा एक फेक बैंक अकाउंट में गया, जिसका सुराग बाद में मिला। यह बात मीडिया तक कैसे पहुंची, मैंने पूछा। उसने कहा, एक नौकर जिसे आदि ने बेइज्जत करके निकाला था। उसने सारे सबूत एक रिपोर्टर को दे दिए। फिर वो रिपोर्टर गायब तो हुआ, लेकिन तब तक खबर आग लगाने वाली बन चुकी थी। टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आदि। मैंने चौंक कर कहा, और अदालत ने क्या किया? उसने बताया, पहले तो आदि ने वही किया, वकील खरीदे, गवाह को गायब कराया, पुलिस पर दबाव डाला, पर इस बात पर सब लोग खामोश थे। तीनों मजदूरों की पत्नियां मीडिया पर आई। एक ने हाथ में जलने वाली चप्पल दिखाई और कहा, यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। लोगों का दिल पिघल गया। अब आदि को पहली बार ऐसा लगा जैसे जमीन कदमों से खिसक रही हो। वह चाहता था कि कोई रियासत बीच में नहीं आए, पर जो कल उसकी पार्टियों में बैठे थे, आज फोन तक उठाने को तैयार नहीं थे। मैंने पूछा, क्या उसके बिजनेस पार्टनर ने साथ छोड़ दिया था? उसने कहा, एक एक करके। और सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात यह थी कि अंदरूनी टीम जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था,
उसी ने धोखा दिया। अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड जो उसके साथ 20 साल से था, वही खुफिया तौर पे मामलों को दबाए रखता। आदि के किए हुए से वह पागल हो गया। आदमी ऑफिस के शीशे तोड़ने लगा, नौकर को थप्पड़ मारे, यहाँ तक कि एक दिन अपने ड्राइवर पर गन तान भी ली। उसी दिन पुलिस ने छापा मारा और आदि को हथकड़ियां लगा दी। मैंने सांस ली। एक वक्त था जब आदि लोगों को अदालत में घसीटता था, अब खुद की कटघरे में खड़ा हुआ था। अद्वैस बोला, उस पर 10 से ज्यादा मुकदमे चले। अदालत ने 2 साल में पूरा किया और 10 साल की सजा सुना दी। आदि ने अपील करी जो हर एक बार नाकाम रही। वकील बदलता रहा लेकिन इंसाफ बदलने में बेकार रहा। आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। जेल में उसके साथ क्या हुआ? शुरू में वही व्यवहार, गुरूर, बदतमीजी। जेल के लोगों को हुक्म देता, कैदियों से दूर रहता, लेकिन जेल तो कानून होता है। 1 हफ्ते में ही उसे आम कैदी बना दिया गया। सादा कपड़े, आम खाना। मैं खामोशी से अद्वैस की बातें सुनती रही। दिल में एक सोच ही घूम रहा था कि जो आदमी कभी खुद को इतना काबिल समझता था, अब कैद में एक आम कैदी की तरह रहा। अद्वैस ने बताया, शुरू में आदि की कोई मुलाकात नहीं आती थी, ना बेटा, ना उसकी पत्नी, ना दोस्त। वक्त के साथ साथ उसने बोलना छोड़ दिया। वह सिर्फ खामोश बैठा रहता, यह जैसे सोच रहा हो कि कहाँ गलती हुई। मैंने कहा, और 10 साल कैसे गुजरे? वक्त के साथ साथ उसकी सेहत खराब होने लगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी। फिर आखिरी 2 साल में वह तकरीबन बिल्कुल निढाल पड़ गया। डॉक्टर की सिफारिश पर अदालत ने उसकी बाकी की सजा माफ कर दी। रिहाई मिली तो वह सीधा निकला और सबसे पहले बंगले के सामने पहुंचा। मैंने कहा, जहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था। अद्वैस ने सर हिलाया, हाँ वहीं। उसने तौबा का सफर शुरू किया, लेकिन यह अलग बात है कि उसके लिए तैयार नहीं था। वह खामोशी से बोला, नहीं, अब मैं हर बात सुनना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा भी गुजरा हुआ कल है और शायद मेरा कुछ न कुछ फ्यूचर भी जुड़ा हुआ हो। जेल के 10 साल जैसे वक्त के फर्श पर नुकीले कील बनकर बचे हुए थे। आदि जो कभी वक्त को मुट्ठी में बंद समझता था, अब खुद एक कमजोर, झुके कांधों वाला, बीमार बूढ़ा इंसान बना। रिहाई के दिन जब उसे जेल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया गया तो उसके हाथ खाली थे और आंखों में एक पुरानी सी खाली रोशनी, जैसे अब दुनिया में देखने के कुछ काबिल नहीं बचा हो। रिहाई के कागज पर साइन करने के बाद जब एक कांस्टेबल ने कहा, चलिए अब आप आज़ाद हैं, तो आदि ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज़ादी बहुत महंगी पड़ी। इस आज़ादी के बाद वह सीधा किसी होटल या रिश्तेदार के पास नहीं गया। उसके कदम सीधे एक ऐसे रास्ते की तरफ उठे जिसे उसने सालों तक नज़रअंदाज किया था। उसका बेटा आर्यन, वो उस वक्त शहर में एक अनाथालय का इंचार्ज बन चुका था। किसी ने उसे सपोर्ट किया था, पर ज़्यादातर वह अपनी मेहनत पर उस जगह से चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे, सादा सा कमरा और खाने की महक में वह सुकून छुपा था जो आदि के महल में कभी नहीं मिला। आदि जब यहाँ पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े होकर काफी देर खामोश रहा। आखिरकार एक बच्चे ने आकर दरवाजा खोला। कौन? आदि ने सूखे होठों से जवाब दिया, मेरा बेटा आर्यन, मुझे उससे मिलना है। बच्चा भागकर अंदर गया और कुछ पल के बाद उसका बेटा खुद बाहर आया। सफेद शर्ट और पजामे में, सादा सा चेहरा पर नजर मजबूत। बाप को देखकर वह ना ही चौंका ना ही घबराया, बस खामोशी से देखता रहा। आदि धीरे धीरे कदम उठाकर करीब आया। आर्यन ने हाथ उठाकर रोका और बोला, पहले आप यह बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? आदि ने सिर झुका दिया। थक गया हूँ बेटा, अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। उसका कलेजा सख्त नहीं था, लेकिन दिल में नरमी जरूर थी। माफी के लिए मेरे दरवाजे की जरूरत नहीं है, दिल और कामों की जरूरत है। आदि ने बैठने की कोशिश करी, लेकिन कदम लड़खड़ा गए। बेटे ने उसे सहारा दिया और एक बेंच पर बैठा दिया। फिर पानी का गिलास हाथ में दिया और बोला, पहले पानी पीजिए। उसने पानी पिया, आंखें बंद करी और बोला, सिर्फ सुधार बाकी है। बेटे ने कहा, तो फिर सुन लीजिए, आप मेरे बाप थे, शायद अभी भी हैं, लेकिन बाप होने का मतलब सिर्फ खून नहीं होता, कुछ करना भी होता है। अगर सच में अपने गुनाहों का सुधार देना चाहते हैं तो इन बच्चों का ख्याल करें जिनका कोई नहीं, यहीं पर रहे, यहीं सफाई करें, यहीं बर्तन धोए, यहीं खाना बनाए, लेकिन मेरे नाम का कुछ मत मांगना, ना किसी से रिश्ता, ना किसी से रहम। आदि ने धीरे से सिर हिलाया, जो तुम कहोगे वही करूँगा। अगले दिन से वह अनाथालय में काम करने लगा
उम्र की वजह से वह तेज काम नहीं कर सकता था, लेकिन वह बैठकर बर्तन धोता, बैठक में झाड़ू लगाता, बच्चों के जूते सीधे करता। कोई उसे ना पहचानता था, ना ही पहचानना चाहता था। लेकिन शाम होते ही वह वापस उसी जगह पर आ जाता, सफेद बंगले के सामने, वही पुराने दरवाजे के सामने, प्याला लिए, सर झुकाए, आंखें बंद किए हुए जमीन पर बैठ जाता। मैंने उसे पहली बार वहीं देखा था और अब उसकी कहानी का हर टुकड़ा मेरे ख्याल में जुड़ चुका था। मैंने अद्वैत से कहा, वो यह सब क्यों करता है? दिन में अनाथालय, रात में बंगले के सामने, फिर फकीर बनकर। तो अद्वैत ने कहा, यही है उसका तौबा करने का तरीका। वह कहता है कि जब तक ऊपर वाला माफ नहीं करता तब तक वह उस बंगले के सामने बैठा रहेगा। हर कोई जानता है कि वह कौन है। कुछ लोग ज्यादातर उसे पागल फकीर समझते हैं। मैंने सोचा, इंसान जब ऊंचा होता है तो उसका चेहरा याद रखते हैं, और जब वह खाक बन जाता है तो वही चेहरा अजनबी बन जाता है। आदि ने अब बोलना भी कम कर दिया था। बस एक बार उसके बेटे ने रात को उसको प्रार्थना करते हुए सुना, ए ऊपर वाले, अगर मैंने माफ होने के काबिल कुछ भी किया हो तो मुझे मेरे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे। मेरी आंखों से वह मंजर मिटा दे जिसमें मैं दूसरों को रोते हुए देखता था। उसके बेटे ने उसे मुंह भी नहीं लगाया कि वह खुद को यूं लोगों के सामने बेइज्जत ना करे, पर आदि का जवाब हमेशा एक जैसा ही होता, यह मेरी सजा है और शायद यह मेरी निजात भी है। वो इनकार जो उसके बेटे ने किया वह बदले का नहीं था, बल्कि सुधार का इनकार था, और आदि की झलक ने पहली बार सही इंसान होने की निशानी दी। मेरे लिए सब सुनना आसान नहीं था। मैं उस इंसान की नवासी थी जिसे कभी सबने डर की वजह से गॉड माना था और फिर खाक बना दिया गया, पर अब वह इंसान बनकर अपनी सजा खुद मान चुका है। सवाल यह नहीं कि आदि माफ हो जाएगा या नहीं, सवाल यह था कि क्या मैं खुद को इस सच के साथ जिंदा रख पाऊंगी। जिस दिन मैंने यह सब शुरू से अद्वैत से सुना, रात पर मुझे नींद नहीं आई। आदि की तौबा, उसकी खामोश सजा और बेटे आर्यन का सच पर सख्त व्यवहार, सब कुछ मेरे ख्याल में एक फिल्म की तरह चलता रहा। मैं अब सिर्फ कहानी की एक कड़ी नहीं रही, अब मैं इस कहानी का किरदार बन चुकी थी। अगली सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, अद्वैत ऑफिस चला गया और मैंने गाड़ी नहीं ली, पैदल उस सफेद बंगले की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ माँ का चेहरा और माँ का इनकार। आदि का झुका हुआ शरीर मेरे आंखों के सामने आता गया। जब मैं उस बंगले के सामने पहुंच गई तो वही मंजर था। धूप की तपिश फैली हुई थी। सड़क और गेट के करीब बैठा वही खामोश फकीर, प्याला उसके सामने पड़ा हुआ था और वही आंखें बंद किए हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं धीरे से आगे बढ़ी। दिल में एक अजीब सा सुकून था, पर उलझन भी बाकी थी। मेरे दिल ने धड़कना शुरू किया, जैसे वक्त पलट रहा हो। मैं करीब पहुंची, कुछ देर खामोशी से खड़ी रही, फिर धीरे से कहा, बाबा जी। इस बार भी वह खामोश रहा। मैंने झुककर जमीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन फौरन एक औरत की आवाज आई, मैडम जी, इससे बात नहीं करें, यह पागल है। किसी को कुछ नहीं कहता, पर किसी को कुछ समझता भी नहीं। मैंने पलटकर उस औरत को देखा। वो साथ वाली दुकान में काम करती थी। उसने आगे बढ़कर कहा, यह रोज आता है, सुबह से शाम तक यूं ही बैठा रहता है, कभी खाता है, कभी बस पानी पीकर रह जाता है। मैंने पूछा, कब से आ रहा है ये यहाँ? वह बोली, पिछले 2 साल से। पहले कुछ लोग रोटी दे जाया करते थे, पर अब वह भी कम हो गए हैं। बस कभी आर्यन, उनके बेटे आकर साथ ले अनाथालय में कोई काम करवा लेते हैं, रात वहीं गुजार देता है। मैंने शुक्र करा कि यह लोग अभी आर्यन मामा को जानते हैं और वह नाना का ख्याल रखते हैं। उनके पीछे से अचानक एक नौजवान लड़का आया। हाथ में जूस की बोतल थी। उसने जाकर फकीर के पास रखी और कहा, बाबा, आज कुछ तो पी लीजिए, वैसे भी गर्मी है। मैंने गौर से उस लड़के को देखा। वो फकीर को जानता था, लेकिन जैसे ही फकीर ने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, एक और लड़का जो साथ था हंसते हुए बोला, अरे इसको जूस नहीं, जूते खाने चाहिए। क्या मिला था उस वक्त, सब बर्बाद कर गए और अब यहाँ बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। पहले वाला लड़का खामोश हो गया। फिर फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया।
ना आंखें खोली ना होठ हिलाए, सिर्फ हाथ प्याले की तरफ वापस ले गया। यह सब कुछ अच्छा नहीं था। अंदर एक चीज उठी, पर अजीब बात यह थी कि मुझे उस फकीर के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून दिखाई देता। वह कुछ नहीं करता क्योंकि शायद उसने हर काम से ऊपर की सजा पा ली थी। कुछ ही लम्हे बाद में खामोशी से वहां से हट गई। पीछे मुड़कर देखा तो फिर वही हालात, आंखें बंद, जमीन पर बैठा हुआ, मजबूर मगर जिंदा। उसके बाद मैं सीधी अनाथालय गेट के बाहर आई। आर्यन खड़ा हुआ था। मैंने उनको नमस्ते किया। वह चौंक गया। शायद वह मुझे नहीं पहचान पाया। मैंने धीरे से कहा, मैं आपकी बड़ी बहन आरुषि की बेटी आभा हूँ। उनके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई। उसने नज़र को झुका लिया। मेरी बहन? मैंने कहा, मेरी माँ हमेशा आपकी इज्जत करती है। शायद वह आपसे मिलना चाहती है, लेकिन वक्त, हालात सब खामोशी में बदल गए। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। मैं समझता हूँ, हम सबको किसी न किसी कीमत पर वक्त चुकाना पड़ता है। मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, आप पापा को साथ क्यों लेकर आए, सब कुछ जानते हुए? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो वह वही बन जाते जिनसे मैंने नफरत की थी। मैं चाहता हूँ कि वह खुद को सजा दे, खुद अपने बोझ के साथ जिंदा रहे। अनाथालय में उनका नाम, उनकी ताकत है। मैंने पूछा, क्या आपने माफ़ किया? तो वह जमीन पर नजरें जमाते हुए कहने लगे, माफ़ी मेरे हाथ में नहीं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि उनको उनके गुनाहों के साथ जीने दूँ। शायद ऊपर वाला माफ़ कर दे। मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे ख्यालों में बार बार एक ही बात गूंज रही थी कि यह मेरी सज़ा है और शायद मेरी निजात भी। वो फकीर अब मेरे लिए एक चेहरा नहीं, एक निशान बन चुका था। खामोश, तौबा और शायद सुकून की लहर, जो धूप में प्याली के साथ बैठा रहता और रात के अंधेरे में बच्चे के जूते सीधे करता। मैं जानती थी कहानी खत्म नहीं हुई, वही मेरा हाल है। लेकिन अब जब मैं जान चुकी हूँ तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगले दिन मैंने तस्वीरें, बातें और अपनी डायरी लेकर लॉन में बैठ गई। कई घंटे गुजर गए। मैं लिखती रही, खुद से बातें करती रही, जैसे अपने अंदर के बिखरे हुए हिस्से जोड़ रही थी। मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं आभा हूँ, एक ऐसी माँ की बेटी जिसने बगावत की, जिसने अपनी बेटी को एक ऐसे माहौल से निकाला जो लोगों पर पछतावे का बोझ था। मैं आदि की नातिन हूँ, लेकिन ना उसके गुनाहों की वारिश हूँ, ना उसके नाम की। मैं सिर्फ उस माँ की वारिस हूँ जिसने सच की कीमत को सुकून से खरीदा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करी। शाम को बच्चे मेरे पास आए तो मैंने एक तस्वीर छुपा ली। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर कहा, मम्मी आप आज कुछ उदास लग रही हैं। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा। नहीं, बस थोड़ा सा कुछ सोच रही हूँ। अभी बेटे ने पूछा, नानी की याद आ रही है ना? मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, नानी की और उनकी कहानी की। मैं जानती थी एक दिन यह सच उन्हें भी बताना पड़ेगा, लेकिन उस दिन जब वह समझने के काबिल होंगे, क्योंकि सच बच्चे नहीं संभाल सकते, वह वक्त मांगते हैं। रात को जब मैं सोने लगी तो माँ का चेहरा आंखों के सामने आया। मैंने धीरे से आंखें बंद करते हुए कहा, मम्मी आपकी बेटी आपके सच के साथ जिंदा है। अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जुल्म की ताकत सिर्फ कुछ देर की होती है, पर सच्चाई तो इंसान को गुनाहों के बोझ से आज़ाद कर सकती है। अपने गुजरे हुए कल से मुमकिन नहीं, पर उसका सामना करके माफ़ी और सुकून जरूर हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।